सो अभी का जो क्लास है वो बेसिकली अपना किसके लिए, फिजिक्स के लिए है। और क्लास जहाँ तक लगभग 15 मिनट लेट ही स्टार्ट हो पाता है ये वाला टाइम में। तो अभी के इस क्लास में जो आज का रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आज का फिजिक्स का क्लास होना है। और फिजिक्स के क्लास के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो फिजिक्स के क्लास में मैंने स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन अपना खत्म भी हो चुका है। इसका पीडीएफ जो भी पीछे से ज्वाइन हुए हैं उनको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है। इसके प्रैक्टिस सेट को भी करा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन के बाद, वो था मोशन। मोशन का जो बेसिक पोर्शन था, तो जो मोशन का जो बेसिक जो कंटेंट था, बेसिक कंटेंट के बारे में भी बात कर चुके थे मोशन से रिलेटेड। साथ में मोशन के काउज के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मोशन का काउज क्या होता है, फोर्स होता है। इसके बारे में अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जब क्लास 11 का अगर आप क्लास 11 अगर आप सही तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता है मोशन के बाद जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा वो पढ़ाया गया फोर्स। और उस चैप्टर का नाम बेसिकली यही था कि काउज ऑफ मोशन, यानी मोशन किसके कारण होता है, वो आपका फोर्सेस का रीजन होता है। तो यहाँ तक बात कर चुके थे। लेकिन जो मोशन में कुछ जो मैथमेटिकल पोर्शन है मोशन का, जो कि आपके लिए जाना जरूरी है, क्योंकि जब टेस्ट होता है तो कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आपको दे दिया जाता है और आपको सॉल्व करना होता है। जैसे अगर आपको दे दे कि भाई आर ए वेक्टर के फॉर्म में आपको बता दिया जाए, या आर का आपको वैल्यू दे दिया जाए कि आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, और ये बता दिया जाए कि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो बताइए क्या इसका वेलोसिटी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन, यानी करने का मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन मोशन से रिलेटेड जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है, वो भी आपके लिए जाना जरूरी है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको मोशन का जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं या क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज होते हैं, चाहे वो पटना वुमेन्स कॉलेज का हो तो 30 क्वेश्चन आएगा आपका फिजिक्स से। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 20 क्वेश्चन आपका आएगा इस फिजिक्स वाले पार्ट से। तो ये जो 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है मोशन का, उसको लेकर के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको क्लियर हो गया वो ये क्लास किस चीज के लिए। और क्लास का जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो नोट्स ऑलरेडी मैंने पहले ही ग्रुप में भेज चुका हूँ। साथ में उसका एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सेट है वो भी मैं भेज चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जिनके लिए जो भी मीडियम इजी रहे, आप उस मीडियम के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए इस क्लास को। सब डिक्लेयर हो गया ना कि क्या ये क्लास आज किसके लिए है, न्यूमेरिकल पोर्शन मोशन का। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। डन बताइए, सब कुछ सही है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को। इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास गया। अगर पीडीएफ के बारे में बात की जाए तो ये रहा पीडीएफ। ये पीडीएफ सबके पास गया होगा। और इस पीडीएफ में मोशन के बारे में एक आपका पीडीएफ था एमसीक्यू का और एक था नोट्स का, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन सारे जो चीजें जानना जरूरी है आपके लिए वो सब कुछ डिस्कस किया गया। चलिए अब मोशन को समझते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे। पहले मैंने आपको बेसिक लेवल पे बताया था मोशन के बारे में, अब समझिएगा स्टैंडर्ड लेवल पे। अगर मोशन के बारे में बात की जाए तो क्लास 9 तक आपने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी मोशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन में चेंज होना, किसके साथ में, टाइम के साथ में, प्लस में रेफरेंस पॉइंट के साथ में। ये भी आपने पढ़ा होगा, कोई रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट के साथ में। ये बात आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब इसी चीज को किया जाता है, बट अब क्लास 9 में जब आप पढ़े होंगे मोशन के बारे में सबसे पहली बार, मतलब डीपली में, तो आपने उस टाइम मोशन को उतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ में। रेफरेंस पॉइंट करने का मतलब एक्सिस कर सकते हैं, ये जो आपका पॉइंट होता है ऑरिजिन होता है, आप ऑरिजिन से उतना ध्यान आप नहीं रखे होंगे। आप जानते हैं कि जो अपना पेपर का नोटबुक है, या कह सकते हैं जो पूरा का अपना स्पेस है, उसको डिवाइड किया जाता है एज ए एक्सिस के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर लाइन के फॉर्म में। और इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, आपको पता है एक्स वाई एक्सिस है, जेड है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये अपना क्या है, जेड एक्सिस है, और ये क्या अपना ओरिजिन होता है। तो अगर हम लोग मोशन को मोशन का जो पिक्चर है, यानी जो मोशन जो पूरा जो घटना घट रही है मोशन का, उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस रेफरेंस पॉइंट के साथ में, तो यही हमारा ये जो हमारा यही मोशन क्या पढ़ाया जाता है क्लास 11 में। इसी के मोशन को डिटेल में पढ़ाया जाता है। मतलब जो आपने क्लास 9 में मोशन ऑब्जर्व किया वो अपने पोजीशन में चेंज और टाइम में चेंज, बस इतना ही का ध्यान रखा होगा। बट क्लास 11 के मोशन में, या कह सकते हैं जो आप ग्रेजुएशन में जो मोशन पढ़िएगा, या जो स्टैंडर्ड लेवल का जो मोशन होता है, उसमें आपको रेफरेंस पॉइंट का भी पूरी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे ऑब्जेक्ट कैसे चेंज कर रहा है, कितना टाइम के साथ चेंज कर रहा है। यानी अब आपको मोशन जानना है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो इसी के बेसिस पे अगर आपका मोशन अगर एक डायमेंशन में हो रहा है, मतलब अगर किसी भी मोशन को अगर
ये जो 3 लाइन है अपने एक्सिस पे, अपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसमें आप जानते हैं 3 लाइन है। अगर मोशन को किसी एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए तो 1D, अगर मोशन को 2 लाइन के साथ सपोर्ट किया जाए यानी ऑब्जर्व किया जाए तो ये अपना 2D, और अगर मोशन को 3 लाइन के साथ ऑब्जर्व किया जाए सिंपली तो ये अपना 3D होता है। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन समझ गया ना। अगर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक एक्सिस की जरूरत है तो ये हमारा कहलाता है 1D मोशन। अगर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ती है हमें मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए तो 2D, और अगर हमें 3 लाइन की जरूरत है तो ये कहलाएगी 3D। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन इसी के बारे में बताया गया सबसे ऊपर में, और यहीं से शुरुआत भी होती है क्लास 11 का जो मोशन है उसके बारे में डिस्कशन भी हम लोग का स्टार्ट होता है। तो जो रेफरेंस सिस्टम में, रेफरेंस सिस्टम समझ गए ना, रेफरेंस सिस्टम में क्या होता है 3 लाइन सेगमेंट होता है, या सिंपली कह सकते हैं एक्सिस, जिसके जरिए से क्या करते हैं हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, और डिपेंड करता है अगर लाइन हमें 1 जरूरत है तो 1D, और 2 जरूरत है 2D, अगर 3 जरूरत है तो 3D। तो 1D, 2D, 3D के बारे में आप समझ गए होंगे। 1 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो 1D मोशन का एग्जांपल है मोशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन अपनी ट्रैक पर चलती है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या जरूरत है, हमें एक लाइन सेगमेंट की जरूरत है, या कह सकते हैं एक एक्सिस की जरूरत है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई हो या जेड हो, कोई तीनों में से कोई एक हो। तो इस केस में क्या है, मान लेते हैं अगर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा ट्रेन है, लेट अस सपोज ये हमारा ट्रेन है, यहाँ पे एक स्टेशन है, मान लेते हैं इस स्टेशन का नाम एस है। तो इस ट्रेन के जो पोजीशन, जो ट्रेन का चेंज हो रहा है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस एक लाइन की हमें जरूरत है इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, कि कभी यहाँ है कभी यहाँ है, तो हमें जरूरत कितना है, एक लाइन सेगमेंट का। तो ये कह सकते हैं सिंपली 1D का एग्जाम्पल है। सेम तरीके से आप 2D को समझ सकते हैं। कैरम का जो बोर्ड का जो कॉइन है, कैरम जानते हैं, कैरम इस तरीके से होता है। अगर कॉइन आपका यहाँ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप इसको ऑरिजिन मानते हैं, अगर इसको आप मेन बिंदु मानते हैं, या कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट मानते हैं, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ती है। एक तो कि ये लाइन इस लाइन से कितना, ये यानी ये जो कैरम का स्ट्राइक है, ये इस लाइन से कितना दूरी पर है, इस लाइन से कितना पर दूरी है, मानी मतलब करने का, ये जो आपका कैरम का स्ट्राइक है, इसको, इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें 2 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ी, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमारा 2D है। सेम तरीके से अगर हमें 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कह सकते हैं कि मच्छर का भिनभिनाना, या फिर कह सकते हैं मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ एरोप्लेन, ये सबको ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, कि ये जो आपका एरोप्लेन है, ये इस एक्सिस से कितना दूरी पर है, इस एक्सिस पे कितना दूरी पर है, इस एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत है, 3 एक्सिस की जरूरत है। ये हमारा 3D मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो 1D, 2D, 3D को आप इजी वे में समझ चुके होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंट्रेंस के टेस्ट में कि बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, 1D का है या 2D का है या 3D का है, तो क्या आप पता कर सकते हैं ना सिंपल में? रिप्लाई कीजिएगा क्या 1D, 2D, 3D के बारे में अब आप तो डिक्लेयर है, आप तो इजी वे में पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। सबसे पहले आएगा आपको क्वेश्चन कि बताइए गन का फायर कौन से मोशन का एग्जांपल है, 1D, 2D या 3D। देन आप डिसाइड कर लीजिएगा, और 1D, 2D, 3D के बारे में जितना भी बेसिक बात है मैंने आपको बताया, और आप एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अब मोशन की जो शुरुआत होता है, तो जानते हैं कि मोशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि पोजीशन चेंज होता है। मतलब अगर मान लेते हैं अगर कोई ये लड़का है, अगर ये ए पॉइंट पर है, कुछ देर बाद ये बी पॉइंट पे चल जाता है, तो इस केस में क्या हुआ, पोजीशन का चेंज हुआ। तो पोजीशन के चेंज को बताने के लिए एक क्वांटिटी है, यानी पोजीशन कितना चेंज कर रहा है ये कौन बताता है, कौन सी क्वांटिटी बताती है, तो ये अपना क्या है, डिस्टेंस है, और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस करने का मतलब जिसमें इनिशियल पॉइंट, और मतलब कि डिस्टेंस करने का मतलब जो एक्चुअल पाथ होगा इस दोनों के बीच का, उसको हम लोग कवर करते हुए हमारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट का होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मेरे को मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, तो ये अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जान भी रहे होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बस छोटा छोटा बात याद रखना है कि डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का वैल्यू बस पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इसके पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसमें सारे इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले भी हैं, बताइएगा। अगर हिंदी वाले भी होंगे तो हिंदी में भी मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इंग्लिश में भी बताते चलूंगा। तो क्या हिंदी मीडियम वाले भी इसमें हैं? मैसेज कीजिए। सब इंग्लिश है ना, या कोई हिंदी वाले भी है? हिंदी वाले हैं तो बताइएगा, और अगर हिंदी वालों को समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी। अच्छा ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब करने का मतलब अदिश, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर मतलब सदिश। तो यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके होंगे।
सबसे जरूरी मैंने बार बार बता रहा है कि इस मोशन में क्या आपको करना है, रेफरेंस पॉइंट के साथ आपको ऑब्जर्व करना है। तो रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट, हालांकि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पहले पीडीएफ में या पहले क्लास में बेसिक बातों के बारे में बताया था। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस कितना जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, यानी किस रेट से डिस्टेंस चेंज करता है ये हमारा स्पीड कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज करता है ये हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसके बारे में आपको पता होगा, यानी यही बताया जा रहा है कि स्पीड का मतलब क्या है, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, यानी दूरी किस प्रकार से बदल रही है, ये हमारा हो जाएगा अपना स्पीड यानी चाल हो गया। और वेलोसिटी का कहने का मतलब वेग होता है, किस तरीके से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। सेम तरीके से बात की जाए तो अपना ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर है, यहाँ के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ के जो वैल्यू रहेंगे ये क्या है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, बट वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं से न्यूमेरिकल का पहला पोर्शन देखिए बनता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बाई में टाइम। ध्यान रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई में टाइम। यहाँ से एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा फाइनल पॉइंट। और अगर आपको कभी एग्जाम में दे दिया जाए कि फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है, या फाइनल पॉइंट का अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे इस केस में क्वेश्चन मान लेते हैं ये आपका 2D का एग्जांपल, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, ये अपना ऑरिजिन हो गया। वो मान लेते हैं कि ये आपका एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट अपना बी, और मान लेते हैं कि अगर आपको इसका इक्वेशन बता दिया जाए कि 4x + 2y है, इस पोजीशन के बारे में बता दिया गया कि इस पोजीशन का इक्वेशन क्या है, इतना है। इस पोजीशन का इक्वेशन आपको बता दिया जाए कि 6x + y है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए मोशन, ये जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, या आपसे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर ये फाइनल पॉइंट हमारा 6x + y है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट में आपको काम करने के लिए आना चाहिए। तो 2D 3D के बारे में जानकारी भी होगा आपको। वेक्टर वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व किए ना क्लास 11 में, सबको क्लास 11 में वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, मैथ में भी होगा और फिजिक्स में भी होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे बनता है इसको आगे देखेंगे भी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन किस तरीके से उठता है ये मैंने आपको बताया। तो ये अपनी पहले फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई में टाइम। साथ में आपको डायमेंशन फॉर्मूला तो याद रखिएगा ही, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला पहले ही चैप्टर में था, यूनिट एंड डायमेंशन, और क्वेश्चन जनरली यही सब पूछे भी जाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। तो ध्यान रखना है कि जो आपका स्पीड है और ये या कह सकते हैं वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला सबका याद रखना है, LT इनवर्स होता है। आगे बढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस भी किए थे। यूनिफॉर्म स्पीड करने का मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लेते हैं एक लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 मीटर है, इस पॉइंट से 5 मीटर है, यहाँ से मान लेते हैं कि 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी करने का मतलब यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर। अगर इस 5 मीटर की दूरी को अगर ये 2 सेकंड में तय कर रहा है, इसका मतलब आगे का भी दूरी है जो 5 मीटर का है, अगर उसे भी 2 सेकंड में तय करता है, ये हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर ये टाइम मान लेते हैं ये पहली दूरी जो 5 मीटर का ये कवर कर लेता है 4 सेकंड में, और अगली दूरी 5 मीटर का कवर कर लेता है 1 सेकंड में, तो यहाँ अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है तो यूनिफॉर्म, और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं हो रहा है, जैसे इस केस में 5 मीटर कवर हुआ है 4 सेकंड में, बट इस केस में कितना टाइम में कवर हो रहा है, 1 सेकंड में, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस रहने के बावजूद भी इक्वल टाइम में कवर नहीं हो पाया, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पोर्शन फिर से आ रहा है आपका वेरिएबल स्पीड के बारे में। वेरिएबल स्पीड क्या है और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, मतलब वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग, और स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल। मतलब अगर उसका स्पीड फिक्स नहीं है, टाइम के साथ अगर स्पीड भी चेंज करा है, ध्यान रखना है, अगर स्पीड टाइम के साथ क्या करे, चेंज होता जाए, अगर उसका स्पीड टाइम के साथ चेंज हो तो ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। तो अगर आपसे पूछ दे कि वेरिएबल स्पीड मींस, और आपको ऑप्शन दे दे चेंज विद टाइम, नॉट चेंज विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम, तो आपको बताना है कि वेरिएबल स्पीड क्या होता है, चेंज विद टाइम होता है। सेम तरीके से अगर वेलोसिटी के बारे में वेलोसिटी के बारे में अगर वेलोसिटी क्या हो, अगर वेलोसिटी आपका टाइम के साथ चेंज करता है, वेलोसिटी भी अगर टाइम के साथ चेंज करता है, तो जो नया क्वांटिटी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। अगर आपका वेग समय के साथ बदलता है तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी वेलोसिटी अगर चेंज करता है टाइम के साथ तो ये आपका एसिलरेशन कहलाता है। तो एसिलरेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जो चेंज करे, यानी वेलोसिटी अगर चेंज करे टाइम के साथ तो वो हमारा क्या होगा, एसिलरेशन होगा।
वहीं अगर बात की जाए यहाँ से देखिए फिर आता है पोर्शन न्यूमेरिकल का, इसके बारे में भी बात करेंगे, इस पे प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई में क्या कर सकते हैं, डेल्टा यानी टाइम, ठीक है, यानी क्या है, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। डेल्टा किसको बताता है, चेंज के बारे में बताता है, ये किसको बताता है, चेंज के बारे में, ये किसको बताएगा, चेंज के बारे में। तो ध्यान रखना है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को नीचे करेंगे भी। और सेम तरीके से एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, ये जो चेंज है डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा, टाइम बाकी आपका सेम रहेगा, यानी डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, ये अपना क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ये अपना टाइम के बारे में बता रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा, भी नीचे यूज भी करेंगे। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेलोसिटी। कहने का मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं कार है, कार रन कर रही है, एक कार है, कार रन कर रही है, मान लेते हैं कि अपना ये चलना स्टार्ट किया टाइम 0 पर, तो जैसे ही कार चलना स्टार्ट करता है तो उसका कुछ और स्पीड होता है। मान लेते हैं ये कार चलना स्टार्ट किया तो पहली टाइम इसकी जो स्पीड थी, मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम इसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जब टाइम हुआ 5 सेकंड तो इसकी वेलोसिटी होगी मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पर जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अगर 0 सेकंड के बारे में बात की जाए तो इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, एंड अगर 5 सेकंड के बारे में बात की जाए तो इसका स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। तो यही क्या है, इंस्टेंटेनियस है। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आप पूछते हैं कि उसका स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, तो वही उसका कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, यानी तात्क्षणिक चाल या वेग। तो तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस के बारे में आपको पता चल गया। क्वेश्चन देखिएगा, यहां से क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता भी रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको उठेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए या फिर वेलोसिटी बताइए, मतलब तात्क्षणिक चाल या वेग बताइए, आपको टाइम दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि एक आपको क्वेश्चन कर रहा है, एक्स का जो ये जो आपका डिस्टेंस है आपको दे दे डिस्टेंस का इक्वेशन। मान लेते हैं कि डिस्टेंस का इक्वेशन आपको दे दिया 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। लेटर सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कि जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 से। आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, यानी 5 सेकंड पर आपको इसका वेलोसिटी बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में dx बाई में dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट क्या टाइम अपना कितने पे पूछ रहा है, अपना टाइम पूछ रहा है 5 सेकंड पे, लिख देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू कितना पे, 5 सेकंड पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई में dt, dx बाई में dt। x किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस इक्वेशन से, यानी 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। इसी टाइप के प्रॉब्लम को बताने के लिए बेसिकली इस क्लास लिया हूं, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है आपको, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन सबको आता है ना, डिफरेंशिएशन वगैरह सबको आता है ना। यस सर, यस सर, सबको डिफरेंशिएशन आता होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा बताइए तो। 8t प्लस 5 सबको समझ में आया, t के जगह टाइम गिवेगा तो सर टाइम समझ में आ रहा है ना सबको। सर हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। अगर इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी है, लेकिन आपको लगभग बेसिक बात आपको सब पता भी होगा, जब मैथ वाला क्लास लेंगे उसको देख भी लेंगे। तो इसमें क्या होगा 8t प्लस 5, और अब किस टाइम पे पूछ रहा था, 5 सेकंड में, तो 5 पुट कर देंगे। तो 5 पुट करेंगे तो 8 5 40, 5 45, यानी इसका स्पीड क्या हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड, किस पर, 5 सेकंड पर। यानी अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए टाइम 5 सेकंड पे, तो इसका नेट आंसर क्या होगा 45 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका वेलोसिटी है, यानी ये जो आपका इक्वेशन है वो डिपेंड करता है टाइम पर, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं जो बदलने वाला जो वेग है, इसी के बारे में बात किया जाता है, यानी कह सकते हैं अचर वेग है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, अचर वेग है, सॉरी, अचर मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये आपका किस तरीके से इसका यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं लिमिट को हटाने के लिए क्या यूज होता है, डिफरेंशिएशन का यूज लिमिट को हटाने के लिए आया था। तो ये वाले फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला को यूज कीजिएगा dx बाई dt का। तो अगर आपसे इक्वेशन दे दिया, जब भी आपको इक्वेशन दे दे पोजीशन का, ऑलवेज आप यूज कीजिएगा dx बाई dt का, dx बाई dt से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
तो ये हो गया अपने dx by dt का यूज हो गया। सेम एज एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाए तो एक्सेलरेशन कहता है कि वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के चेंज के बारे में। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है ये हमें कौन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और वेलोसिटी क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है ये क्या बताता है हमें। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज के बारे में बात हो तो हमें बताता है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज की बात हो तो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt होता है, dx by dt होता है, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाए तो एक्सेलरेशन के केस में क्या हो जाएगा अपना, एक्सेलरेशन के केस में हो जाएगा कि हमारा क्या, मैंने बोला कि वेलोसिटी कितना चेंज करे, यानी dv by में dt। ठीक है, ये चेंज को बताता है, d मतलब चेंज बता रहा है वेलोसिटी में, dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी क्या होता है, d by dt मैंने लिख दिया। v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx by में dt। हम लोग जानते हैं क्या होता है, dx by में dt होता है, यानी इस केस में कह सकते हैं कि dd हो गया यानी d स्क्वायर x by में dt स्क्वायर। यानी कहने का मतलब जो आपका इक्वेशन दिया रहे आप उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन आपने सीखा भी होगा, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, डबल टाइम का डिफरेंशिएशन। तो क्या है, जो आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो आपका पोजीशन का जो इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करना है, 2 बार आपको अवकलन कर देना है, 2 बार आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो 2 बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन मिलता है। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा तो सेम एज डिफरेंशिएट कीजिए और टाइम का जितना वैल्यू दिया गया है पुट कर दिए। जैसे पहले क्वेश्चन में 5 सेकंड के लिए बनाए थे, तो अगर आपका वही क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 लेटर सपोज, ये अपना इक्वेशन है, ये अपना दे दिया पोजीशन का, ये अपना बता दिया कि पोजीशन का इक्वेशन इतना है, आपको बताना है वेलोसिटी, आपको बताना है वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, और आपको बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको बताना है t इज इक्वल टू में 1 सेकंड पे। बताइए तो इसका आंसर बता सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप आंसर कर सकते हैं इसका। अगर आपको पोजीशन के बारे में, यानी इसका जो स्थिति है, स्थिति का आपको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक आपको दे दिया है कि 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 है, तो आपको बताना है इसका वेलोसिटी 3 सेकंड पर, और आपको इसका बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण आपको बताना है 1 सेकंड पे। क्या आंसर कर सकते हैं। वेलोसिटी होगा 29। वेलोसिटी 24 सर। देखिए वेलोसिटी 24 आ रहा है, कैसे आंसर डिफर कर रहा है। सर वेलोसिटी डबल डिफरेंशिएट करने पे ना आएगा। वेलोसिटी सिंगल डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन डबल टाइम 29 आएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8t यहाँ से और 8t और प्लस 5 हो जाएगा, और 3 पुट कीजिएगा तो 8 कितना था, 24 5 29, यानी 29 आपका यहाँ हो गया। और अगर आप इस केस में अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लगाते हैं तो आपने जब फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, 40 प्लस में 5। लेकिन कहता है जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो कहता है डबल टाइम ऑफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो डबल टाइम ऑफ डिफरेंशिएट हो जाएगा सर। 8 into 15। तो इस केस में क्या बच जाएगा, डबल टाइम ऑफ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो t एक बार और आपका डिफरेंशिएशन होगा, क्या बच गया आपका, 8 बच गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, हाँ सर एक बार क्लियर कर दीजिए, वेलोसिटी में सिंगल डिफरेंशिएट ना। हाँ वेलोसिटी में सिंगल डिफरेंशिएट करने का मतलब, अगर आपको पोजीशन का इक्वेशन दे दे, अगर आपके पास पोजीशन का इक्वेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को अगर 1 टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका वेलोसिटी आता है। अगर आप उस पोजीशन, अगर उसको आप डबल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे अपना क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करते हैं तो उससे अपना मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब बता दे आपको कि इतने टाइम पर सेम तरीके से जो आपका एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आया, अगर उसमें टाइम पुट कर देते हैं तो आपका क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। 1 2 3 4 टाइप का न्यूमेरिकल इस पोर्शन से, मोशन वाले से बेसिक जो है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पहले भी बात किए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है तो आपने इसे पढ़ा भी होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप जान भी रहे होंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप जान रहे होंगे। इसके बाद दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन सब इसमें बताया गया। इक्वेशन ऑफ मोशन का बस आपको फॉर्मूला याद रखिएगा। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो याद रखना v इज इक्वल टू u प्लस at होता है।
तो ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हर छोटी बड़ी बात को मैं बताऊं जो आपके लिए यूजफुल उतना नहीं भी है तो फिर बहुत ज्यादा क्लास की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो आप ऑलरेडी सारी चीजों को आप पढ़ करके भी आए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे तो कुछ आपका यहाँ पे आता है, इसको लेकर के अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। चलिए देखिएगा, यहां तक हो चुका है ना। आगे बढ़ रही है जो न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में हो चुका है। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में याद रखिएगा, किसका ग्राफ कैसा होता है और ये कैसा मोशन का है, 2D का है। आप देख रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने लाइन की जरूरत पड़ी है, 2 लाइन का जरूरत पड़ा है। तो याद रखिएगा जब आपका कांस्टेंट होता है तो किस टाइप का होता है भी नहीं है, और इससे ज्यादा आपका आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ में सबको अपना ट्राई करेंगे। और इस फिगर वाला प्रॉब्लम में एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी फिगर दिया गया है इस फिगर को पहले नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और उस फिगर को कंप्लीट करेंगे। मतलब बिना मतलब ऑप्शन से देख करके नहीं डिसाइड करेंगे, वो फिगर्स को कंप्लीट करेंगे अपना पैटर्न देख करके। मतलब मान लेते हैं इस फिगर में, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जैसे इस फिगर के बारे में बात करें, अगर इस फिगर को भी आप बना रहे हैं तो आपका बेसिक लेवल से आपका पूरा एक्सपर्ट लेवल तक हो जाएगा, कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। कब जब ये फिगर दिया गया है पहले आप नोटबुक में सेम तरीके से ड्रॉ कीजिए 3 बैग और एक पार्ट को आप खाली छोड़िए और इसी जैसा डिजाइन ड्रॉ कीजिए, खींचते जाइए, देखिएगा आंसर आपका फाइनली निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से करके बनाइएगा और जितना भी क्वेश्चन दिए हैं या जो भी आपका इस पीडीएफ में लगभग 15 के आसपास होगा, तो 15 क्वेश्चन को इस तरीके से फिगर बना करके इसका आंसर निकालिएगा। तो सब कोई काम कीजिए और ध्यान रखना है कि आगे वाला क्लास जीके का है, तो जीके चूंकि सबको पढ़ना है तो आगे वाला क्लास भी ज्वाइन करेंगे। और जीके वाला क्लास कब से है? 4:45 से। तो ध्यान रखना है 4:45 में जीके वाला भी क्लास सब कोई कर लेंगे, ठीक है। रूटीन आप देखोगे जीके स्मॉल जी के वैल्यू के सर कल वाली क्लास का एमसीक्यू नहीं है, क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। ये बात के बारे में सब जान रहे हैं। कल का अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप अपवार्ड के केस में देखिए दिखाया जा रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपवार्ड के केस में, फ्रीडम वाला भेज देते हैं, हम भी प्लस ए होता है उसकी जगह फ्रीडम वाला भेज देते हैं और इसको आप लोग अभी देख लीजिए, ठीक है। सबको अभी लगातार जब बैठे पढ़ने के लिए तो सबको इसको बनाइए, हम भी अभी एक्टिव हैं, आप लोग भी बना करके तेजी से भेजिए, ठीक है। हाँ बोलिए। और प्लस सर जो वो लास्ट ये जो क्वेश्चन पूछे थे हम कि 3 मतलब वहाँ पे 3 कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर इस का प्रॉब्लम आ जाए वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो अभी एक मैथ का प्रॉब्लम था, मैथ वाला क्लास में इनको दिक्कत हुआ था, तो मैं इनके दिक्कत को ठीक कर रहा हूँ। बाकी जो भी समझ गए हैं वो अपना क्लास को लीव कर सकते हैं और अपना इसको सॉल्यूशन करके फटाफट भेजिए, बाकी सब लीव कर जाइए। मैक्सिमम हाइट को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशन को याद रखेगा अपवर्ड के केस में कि v यानी वेलोसिटी क्या होता है, u माइनस gt होता है। दूसरा क्या है कि अपना h हाइट क्या होता है, यानी कितना ऊंचा तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला याद रखना है आपको। और थर्ड याद रखना है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अभी जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मे बी उस टाइम इसका यूज हो सके, तो इसको ध्यान रखना। ये बात समझ गए हैं अपवर्ड किसका। उसके बाद एक जगह मैंने इसको कंटेंट में, एक जगह मैंने टेबल में भी आपको दे दिया याद करने के लिए कि आप इसके डायमेंशन को जरूर याद रखिएगा, किसका क्या डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, यानी वीमा के बारे में बात हो रहा है अपना, वीमा के बारे में। राशि और वीमा ये आपको पता होगा अगर हिंदी वाले हैं, तो वीमा के बारे में बात हो रहा है। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है और एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होता है, यूनिट क्या है, यूनिट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, एसआई यूनिट के बारे में पूछा जाता है, तो आप एसआई यूनिट वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ हो गई अपनी बात। अब बात करते हैं, अभी मैंने बात किया था जो बेसिक मोशन में मैंने बात किया था, उसमें मैंने बात किया था किस केस में, अपना जो लाइन था यानी जो अपना जो एक्सिस था वो क्या था स्ट्रेट था। इस केस में क्या था अपना एक्सिस
स्ट्रेट था, यानी जो मैंने अभी 1D या 2D या 3D के बारे में अभी तक जो मैंने बात किया था, उस केस में क्या था, जब मोशन था उसको हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को जो जरूरत पड़ रही थी वो सीधी लाइन की जरूरत पड़ रही थी, यानी हम लोग स्ट्रेट लाइन के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, चाहे वो 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो। अब थोड़ी सी पैराबोलिक पाथ वाला को भी देखते हैं, और पैराबोलिक पाथ में आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, याद है आपको, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा होगा इस पीडीएफ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप इसको देख लीजिएगा। नीचे की ओर आते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी मैंने आपको बताया, जहां से क्वेश्चन आपका आएगा, देखिएगा इसके प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम आपने सुना होगा, ध्यान है आपको? बताइएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ध्यान है ना आप लोग को? हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से भी कुछ क्वेश्चन आता है, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, या पूरा टाइम कितना लेता है, या कितना ऊंचा तक जाता है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कहने का मतलब प्रक्षेप्य गति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। और इसका सीधा सीधी एग्जांपल है, अगर एक आप बॉल को फेंकते हैं, अगर आपका बॉल कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है बॉल, जैसे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में एक लड़का कर सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है, तो देख सकते हैं बॉल एक टाइम तक ऊंचा जाएगा, और मैक्सिमम हाइट आने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा, धीरे धीरे अपना डाउन होगा। तो ये कौन सा एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे बता दिया जाए कि एक लड़का बॉल फेंक रहा है या फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो इस तरीके मतलब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, प्रक्षेप्य गति कैसा होता है, ये आपको पहचान में आ जाना चाहिए। तो ये तो आप इजी वे में आप पहचान सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन पहचानने में कोई दिक्कत ही ना होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में सिंपली 2-3 फॉर्मूलाज होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम वो लेगा टाइम पूरा कवर करने में। यानी अगर ये लड़का है, यहाँ से इसने बॉल फेंका, तो ये बॉल ऊपर जाने के बाद कितना टोटल टाइम लेगा नीचे आने में, तो इसी टाइम को कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना समय लेगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात की है, तो कितना वो दूरी तय करता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज एक आता है अपना प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन है, यानी वो जो पाथ बना, इस डिजाइन का जो पाथ बना है, इसका इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं मैथ में जितने भी सारे लाइंस बनते हैं, या फिजिक्स में जितना भी प्रकार का लाइन बने, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने, उसका भी इक्वेशन होता है। इसके बाद टेढ़ा मेढ़ा लाइन बने, कर्व का लाइन बने, इसका भी इक्वेशन होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीज, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद रखना है कि कितना वो टाइम लेगा, उसके बाद कितना वो तय करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज उसका क्या है, और इसका इक्वेशन क्या है। ये 3 बस फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, जिससे आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है क्या क्या है, चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं ये रह गया अपना। तो ये पहली बात रह गई कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेगा, ये कहलाया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद इसका मैक्सिमम किस हाइट तक गया, क्या इसका रेंज है मैक्सिमम ऊंचाई जाने का, ये अपना रेंज कहला गया। और तीसरी चीज, अगर आप इस लाइन का अगर इक्वेशन निकाल देते तो ये अपना क्या कहला जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहला जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से देख समझ सकते हैं। इसमें समझते हैं, देख रहे हैं यहाँ से इसने बॉल को क्या किया, फेंका। बॉल को फेंका तो क्या पाया कि ये जो अपना अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से ये इसका मैक्सिमम यानी कह सकते हैं हाईएस्ट पीक पॉइंट है, इससे ज्यादा बॉल ऊंचा नहीं गया। ये पॉइंट क्या कहा जाएगा, यानी अर्थ सरफेस से इसका जो हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है, सबसे अधिकतम जो बॉल गया, ये इसके बीच की दूरी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज के बारे में पता चल गया। अब इस मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो ये मोशन किसके अंडर में आता है, 2D के अंडर में आएगा। ये मोशन किसके अंडर में आएगा, 2D के अंडर में आएगा। क्योंकि ये जो आपका लाइन, ये जो आपका बॉल है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कितने लाइन की जरूरत है, 2 लाइन की जरूरत है। देख भी सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये आएगा 2D के अंडर में। बट ये 2D के अंदर में क्या है, कर्वेलिनियर है, ठीक है, मतलब ये पैराबोलिक पथ कवर कर रहा है। आप जानते हैं पैराबोला किसको कहते हैं। इस प्रकार का अगर डिजाइन बन जाए मैथ में, या इस प्रकार का अगर आपका इस प्रकार का अगर लाइन बन जाए, तो ये क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। ये आप भी क्लास लेवल में पढ़े भी होंगे। तो इस पैराबोला के केस में ये जो बॉल है, मान लेते हैं कि बॉल यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया, तो ये डिफरेंट स्टेज बॉल का आपको दिखाया गया। पहला स्टेज आपको यहाँ दिखाया गया, जब यहाँ बॉल होगा तो किस डिजाइन का, यहाँ बॉल होगा, यहाँ बॉल होगा। 3 पोजीशन को लिया गया है बॉल का। और आपको पता है वेक्टर में आपने ये भी बात पढ़ा होगा कि वेक्टर को डिसॉल्व करते हैं, वेक्टर को क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। आपको पता है वेक्टर को क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ करके पढ़ते भी हैं वेक्टर को। तो यही दिखाया जा रहा है कि जब बॉल अपना यहाँ पे होगा, तो आपको वेक्टर को तोड़ा गया है। इस वेक्टर को तोड़ा गया है एक्स डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं एक्स डायरेक्शन में cos थीटा होता है, यानी u cos थीटा।
इधर अपना होता है वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में बात हो रही है तो यू साइन थीटा। इस केस का जो इसको वेलोसिटी दिया गया है, और जानते हैं कि जो वेलोसिटी दिया जाता है उसको लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो इसको स्टार्टिंग केस में जो वेलोसिटी दिया गया इस बॉल को, ये बॉल क्या किया कि जहां से बॉल को फेंका गया उसके साथ एंगल बनाएगा, उस एंगल को थीटा कहते हैं। तो ये जो अपना एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इस एंगल का नाम क्या है, थीटा। यानी जहां से बॉल फेंका, जैसे इस केस में ये लड़का खड़ा है, यहाँ से बॉल फेंकना स्टार्ट किया, यहाँ पे रह करके बॉल फेंकना स्टार्ट किया, तो जिस एंगल से बॉल गया और अर्थ सरफेस के बीच में जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो थीटा ध्यान रखना, थीटा क्या है, जो एंगल का इंक्लाइनेशन होगा अर्थ सरफेस के साथ। और ये जो पहला जो इसको जो वेलोसिटी देगा, ये जो पहला जो इसको चाल देगा या जो पहला वेग देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यू। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी को समझाया जा रहा है कि जो इसने पहला जो वेलोसिटी दिया, तो अगर आप इस वेलोसिटी को तोड़िएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में ये लेगा यू कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट में यू साइन थीटा। सेम तरीके से अगर आप इसके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं यानी इसके पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो इस केस में भी आपका एक्स होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। बट इस केस में अगर आप ऑब्जर्वेशंस को करते हैं तो ये अपना यू वाई इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इस केस में क्या बनेगा, 90। इस केस में यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस केस में क्या होगा, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इस केस में ऊपर के बारे में बात नहीं हो रही है, इधर नीचे के बारे में बात हो रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपना यू वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी वाई कंपोनेंट में। इसको सेम तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, इस केस में यहाँ बॉल का एक तीसरा पोजीशन लिया गया, तो एक्स के बारे में क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में यू कॉस थीटा, और इधर वाई वाला में नीचे की ओर है तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। और इस केस में यहीं पे स्टॉप था, ये कह सकते हैं ऑरिजिन रेसलेस में यू वाई का वैल्यू क्या था, जीरो था। तो यहाँ के बाद ये बस बेसिक बॉल के बारे में समझाया गया था। तो मोशन को ऑब्जर्व किया गया, और मोशन के ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो अपना इक्वेशंस को निकाला जा रहा है 1 बाई 1 करके। पहला इक्वेशन निकाला जा रहा है टोटल टाइम के बारे में, यानी टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम फ्लाइट करने में टोटल टाइम कितना लेगा। तो टाइम के बारे में देख सकते हैं कि फाइनल जो टाइम का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, 2u sin थीटा जी। अगर इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बस आपको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है। इसका क्या है, टोटल टाइम फ्लाइट क्या होता है, 2 sin थीटा बाई में जी का। और ये कैसे आता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आ जाता है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 sin थीटा बाई जी। याद रखना, जहाँ थीटा क्या है, एंगल का इंक्लाइनेशन यानी कितना अर्थ के सरफेस के साथ बनाता है, और जी क्या अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला वैल्यू है जी अपना। तो जी का भी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू। और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा कि 45 से 40 है। तो बस आप इसको पुट करके टोटल टाइम के बारे में आप पता कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला याद रखना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई में जी। रेंज के बारे में बात किया जाए, मतलब ये अर्थ सरफेस से कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। तो सेम तरीके से इस क्वेश्चन में आपको यू का मतलब करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको हमेशा दिया रहेगा, थीटा का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, और जी का भी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सारे चीजों को पुट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर इक्वेशन और अगर मैक्सिमम हाइट के बारे में बात किया जाए, तो यही आपका था। मैक्सिमम हाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी मैंने रेंज बताया इसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं। और अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात किया जाए, यानी ये जो आपका जो पाराबोला बना, इसका इक्वेशन क्या है, जिसका क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस थीटा। तो x अपना कोऑर्डिनेट हो गया, tan थीटा, थीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा, g का वैल्यू आपको पता है, x का वैल्यू तो आपको ऐसा ही रखना है, u का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, थीटा का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो बस आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई में g। बस अब तीनों फॉर्मूला को याद रखिए, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। या अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में अगर आप पढ़े भी होंगे या डीपली में पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होता है इस मोशन वाले चैप्टर से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे फॉर्मूलाज पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आपको तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, जिसको आपको सॉल्व भी करना है। और वो वाला भी पीडीएफ आपको मिला भी होगा। देखिए ये वाला पीडीएफ है एमसीक्यू क्वेश्चन का। अगर आप इतना इस चैप्टर से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि शुरुआती क्वेश्चन में सब में एक्सप्लेनेशन में मैं दिया हूँ कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर है और कैसे कैसे इस क्वेश्चन का बना है। अभी फिलहाल में कोई एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं रिलेटेड इसका ये जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या जाए, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन, ये तो अपना वेलोसिटी, ये अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि एक पार्टिकल है मूव करता है प्लेन में विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल क्या करता है, मूव्स करता है इन अ प्लेन में, प्लेन करने का मतलब, और विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन अ डायरेक्शन
फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। ये केस अपना एग्जांपल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करता है प्लेन में, मतलब प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, और पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, मतलब एक धक्का दिया गया या कह सकते हैं इसको फेंका गया है। तो कौन सा पाथ बनता है अगर कोई भी पार्टिकल को अगर इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाए कांस्टेंट के साथ, मतलब शुरुआती टाइम में कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहे, जैसे इस केस में पाराबोलिक के केस में उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, जी। आपको पता है पाराबोला के केस में जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यानी जो प्रक्षेप्य गति होता है, उसमें उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद रखना है कितना होता है, जी होता है। अभी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखा भी था, तो वही एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एग्जांपल के साथ कि अगर एक पार्टिकल को प्लेन में मूव कराना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन देना है शुरुआती दौर में, और मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन उसका रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी भी उसको देंगे, तो बताइए उसका पाथ कैसा होगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, क्योंकि ये मोशन कैसा बिहेव करेगा प्रोजेक्टाइल का, और प्रोजेक्टाइल के केस में पाथ कैसा बनता है, पाराबोला का। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह को पहचानने के लिए सीख जाइएगा आप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और 1D 2D 3D का सीख जाइएगा, और 4-5 फॉर्मूला था, 4-5 फॉर्मूला के बारे में बताए हैं। सारा क्वेश्चन इसी से बेसिस पर है, इसको आप ट्राई कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन आपको 10-20 क्वेश्चन दिया गया है, सबका ट्राई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, सब इजी है, और जो आने वाला है वैसा ही टाइप का कलेक्शन दिया गया है, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कलेक्शन दिया गया आपको, जो आने वाला है वैसा कलेक्शन दिया गया, आप इसको ट्राई कर लीजिए, आपका ये मोशन वाला पोर्शन है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फोर्स का भी जितना बेसिक बातें बता चुके हैं, फोर्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो फोर्स का न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है, उसका एक और क्लास होगा, इसके बाद हम लोग एंट्री कर जाएंगे वर्क एनर्जी पावर में। तो जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसको लगातार हम लोग एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। तो ये वाला जो मोशन का जो पूरा जो चैप्टर है, जो अभी तक हमने मोशन में सीखा है, वो समझ में आ गया आपको? यस सर। तो इतना सारा चीज, इतना सारा का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उतना ही में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पूछता भी नहीं है, और जितना भी बेसिक एग्जाम इस लेवल तक का होता है सब में इतना ही पूछता है मोशन से रिलेटेड। मोशन से रिलेटेड बहुत चीज आपको बता भी दिए, बहुत काफी है, इतना इतना से कोई भी ज्यादा आपका कोई एक्स्ट्रा रहने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप याद रखिएगा। जहां तक अगर आप बात की जाए टेस्ट को लेकर के, तो मोशन में मैक्सिमम जो फिजिक्स का जो पोर्शन है, स्पेशली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्लास 9 तक के ही लेवल का रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी टेस्ट दिया था, मेरा तो स्पेशली फिजिक्स ही मेरा ऑनर्स भी रहा है, मेरा फिजिक्स से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया पटना साइंस कॉलेज से। और तो आपको पता होगा ये जो मैंने जब टेस्ट दिया था उस टाइम मैंने देखा भी था, जितना भी फिजिक्स का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, साइंस में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स पूरी 9 क्लास का होता है, केमिस्ट्री आपका ज्यादा से ज्यादा 11 और 12 से होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके बारे में, जूलॉजी और यानी जो बायोलॉजी वाला पेपर है, ये आपका मैक्सिमम होता है 9 और 10 से होता है, और जो अपना मैथ होता है ये पूरा 11 और 12 से होता है। ठीक है ना, इतना ही का आप लेवल रखिए, यानी जो आपका फिजिक्स का लेवल है वो अपना क्लास 9 तक का, अगर सारी बात अगर आपको याद रहेगा, थोड़ा सा खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला तो वो मैं आपको बता दूंगा, और सारा मैं बेसिक ही आपको बता रहा हूँ जो आपके टेस्ट में आएगा। तो क्लास 9 का मोशन रहता है, मतलब क्लास 9 का पूरी फिजिक्स रहता है समझिए, केमिस्ट्री रहता है 11 और 12 लेवल का, जूलॉजी और जो बायोलॉजी होता है वो होता है 9 और 10 का, और मैथ होता है 11 और 12 लेवल का। आप लेवल समझ जाइए लेवल क्या रहेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है भी, उस क्वेश्चन को देखे लेवल आपको अपने ही से पता चलेगा कि लेवल इसका क्या है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा। देखिए ये पूछ रहा है कि स्टार का डिस्टेंस कितना होता है, तो ये भी क्लास 9 का, ये 11 का पहला बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए डायमेंशन पूछ रहा है वर्क का, तो वर्क के बारे में बेसिक बात आप पढ़े थे क्लास 9 में, क्लास 9 का है। इसके बाद वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी क्लास 9 का है। सुनने का क्षमता क्या है साउंड का, ये भी क्लास 9 का कंटेंट है। देख सकते हैं आप क्लियरली, जितना भी है मैक्सिमम चीजें सब क्लास 9 10 का ही रहता है। देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का लगता है नहीं, 11 12 का लेवल का क्वेश्चन बहुत कम ही लगता है। मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का क्लास 9 तक का ही लेवल होता है, ज्यादा से ज्यादा क्लास 11 का जो बेसिक बात है बस, उससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का नहीं रहता है। न्यूमेरिकल भी पूछता है तो बेसिक पूछता है। देखिए यहाँ पे पावर दे दिया था 25 वाट 10 वाट, ये क्लास 10 का करंट का क्वेश्चन है।
तो सारा क्वेश्चन आपका बेसिक ही पूछता है, इसलिए लगातार मैं आपको बेसिक बात के बारे में बताते जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बेसिक को छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के चक्कर में बेसिक पढ़े नहीं, क्योंकि 11-12 में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। 11-12 का जो लेवल है अगर फिजिक्स का, या अगर आप देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा हाईली लेवल है, उतना लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली आपका फिजिक्स में 9-10 का लेवल, 11 और 12 का बेसिक। तो मैं आपको सब जैसे जैसे चैप्टर चलते चलेगा मैं आपको खत्म कराते जाऊंगा, बस जितना मैं बताऊं बस उतना पढ़ते जाइए, उतना पढ़ते जाइएगा, आपका कल्याण है, आपका आराम से हाई स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इनकरे क्लास को ये समझ में आ गया ना? प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, जो नहीं बनेगा क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप में, उसके बाद उसका सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करके छोटा छोटा क्लिप वीडियो के फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा। इनकरे क्लास को सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन जो आप देते हैं एमसीक्यू ना, हाँ वो विदाउट आंसर दिया कीजिए, थोड़ा देर बाद दे दीजिए। अच्छा, ये बात का ध्यान रखिए, आंसर को लेकर के ध्यान में रखा जाए कि आंसर उस टाइम नहीं दे। मेन बात है कि सबके लिए अलग अलग इशू है ना, किसी के लिए होता है कि थोड़ा सा आंसर होता है तो उसको सीखने का मौका मिलता है, फिर उसको देख लेंगे, वैसा जो रहेगा जिसमें इंटरेस्टिंग रहेगा या जो आपके लिए जाना जरूरी रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आगे से कि आंसर उसमें आपको नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है फिर इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए इसको सब सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। ठीक, थैंक यू।